IIT मिश्रा से आपने किया 2019 में, फिर आपने एक साल काम किया JS एसोसिएट में। यस। तो इधर फिर सिविल सर्विस में आने की इच्छा कैसे हो गई? बिहार का जो बजट है वो दिन प्रतिदिन उसका आकार बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास जो रिसोर्स जहाँ से पैसे आते हैं वो कुछ दिख नहीं रहा है। न तो इंडस्ट्री है, न एग्रीकल्चर से, न सर्विस सेक्टर ऐसा कुछ है बिहार। आखिर ये पैसा सरकार के पास आ कहाँ से रहा कि उसका आकार दिन प्रतिदिन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। ये बताइए, बिहार में फ्लड जो आने का मेन फैक्टर्स आपको क्या लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सौरभ, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। कैसे हैं? बिल्कुल फ्रेश। ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ कुछ? यस सर, हुआ है। यस। इंटरव्यू कब? 25 को है। Yes. परसों? बहुत जल्दी है। कैसी तैयारी चल रही है? सर अच्छी चल रही है, मतलब कर रहे हैं पेपर वगैरह और स्टैटिक पार्ट। डेली न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे हैं ना? यस सर। करंट अफेयर्स वगैरह सब। आज का पेपर देखने का मिला मौका? यस सर, कुछ दिन मिला था। क्या कुछ हेडलाइंस बताएंगे अपने? पहले राज्य के बारे में, फिर देश के बारे में, फिर दुनिया के बारे में, जी सर। फिर पॉइंट्स बता दीजिए। सर पहला राज्य के बारे में कि ये मोइनुल हक स्टेडियम का रिकंस्ट्रक्शन और वो होने वाला है। और किस फेम का बनेगा ये? किस स्तर का इसका निर्माण होगा? सर इंटरनेशनल स्तर का बनेगा इंटरनेशनल लेवल का। और उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज ऐड होंगे, जैसे होटल वगैरह की भी हो ही फैसिलिटी। जाएगा ऑब्वियसली। सेकंड? सर उसके बाद अभी मतलब कि इंटरनेशनल स्तर पे अगर बताएं तो इंडिया और मतलब ब्रिक्स का भी जो मीटिंग चल रहा है उस पे प्रधानमंत्री गए हैं और उन्होंने बायलैटरल वार्ता की है रशिया के प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट से। इसका फाउंडेशन का ऑब्जेक्ट क्या था ब्रिक्स का? फाउंडेशन का सर? हाँ, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया? सर ब्रिक्स एक अपने में नॉन वेस्टर्न ग्रुप अपने आप को मानता है, एंटी वेस्टर्न नहीं मानता है, नॉन वेस्टर्न मानता है। तो उसमें जो प्रमुख पहले 4 या 5 देश थे, तो उन लोगों में कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी कोऑपरेशन हो सर, उसके तहत उसका निर्माण हुआ था 2009 में सर। मतलब पहली मीटिंग हुई थी सर 2009 में। रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, जी सर। इसे रोकने के लिए कोई मैसेज इसमें आ सकता है क्या इस सम्मेलन में? यस सर, मेरी जानकारी के हिसाब से कल जो बायलैटरल वार्ता हुई थी उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डायलॉग और पीस जो है उसके तरफ बढ़ना चाहिए, और ये वो करीबन 1 साल से रिपीट कर मतलब रिपीटिशन में है हमारा, और उसकी तरफ हम लोग बढ़ भी रहे हैं सर। मतलब कि बहुत सारे प्रयास किए गए हमारे तरफ से भी, जैसे यूक्रेन भी गए थे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, आपको लगता है कि रूस इस वॉर में थक गया? सर थकना तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब थकने के सेंस में उसको देखना चाहिए सर। वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो, कोलैटरल डैमेज, ज़्यादा सिविलियंस का डेथ नहीं हो और मिलिट्री पर्सनस का भी डेथ नहीं हो, और किस तरफ मतलब रास्ता जो हम लोग ले रहे हैं तो वो पीस की तरफ लें। बिहार के जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, यस सर। है ना, वहाँ कुछ समस्या है क्या अपने राज्य से संबंधित? सर बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे नेपाल का जो बॉर्डर है तो उसमें सर मतलब ओपन बॉर्डर है, तो उसमें कभी कभी मतलब कि सामान वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है इलीगल वगैरह का, तो वो सब का थोड़ा समस्या है सर। IIT मिश्रा से आपने किया 2019 में, फिर आपने एक साल काम किया JS एसोसिएट में। यस। तो इधर फिर सिविल सर्विस में आने की इच्छा कैसे हो गई? सर मतलब मैं जो कॉलेज में था तभी मेरी मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ी थी उसकी तरफ, पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज की तरफ। लेकिन उस समय प्लेसमेंट हुआ था और मैंने सोचा था कि जॉब के साथ तैयारी करेंगे, और जब ऐसा फील हुआ कि दोनों नहीं हो पा रहा है, मतलब कि दोनों में जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तब मेरे को जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ा था। और उसके बाद मैंने सर सिविल सेवा की मतलब पूर्णतः तरह से तैयारी शुरू की थी सर।
तो आपने जो इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग थी आपकी, सिविल थी क्या? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो आपने नॉलेज लिया, क्या इसका यूज़ करेंगे सिविल सर्विस में, खास करके बिहार पुलिस सर्विस में डीएसपी बनने पर? सर पहला है कि जो एनालिटिकल स्किल्स हम लोग गेन किए हैं तो अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। सर दूसरा है कि जैसे अभी साइबर क्राइम वगैरह है तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। कुछ भी जैसे फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट है या फिर मतलब आने वाले जो एआई फील्ड है उसका भी यूज़ कर पाएंगे पुलिसिंग, जिससे कि क्राइम और इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से मतलब व्यापक तरह से हो पाए। बिहार गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो सोशल वेलफेयर के लिए चल रहा है, सर किसी सेक्टर का? सोशल वेलफेयर। हाँ, सोशल वेलफेयर में सब आगे, समाज कल्याण। सर एक तो 7 निश्चय 2 चल रहा है तो उसमें 7 प्रमुख चीज़ें हैं। और योजना बताइए। सर दूसरे हेल्थ सेक्टर में डिजिटल हेल्थ योजना का भी प्रारंभ 2022-23 में हुआ है, जिससे हम लोग ऐप वगैरह से मतलब कि डेवलप कर रहे हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर है। बाकी रिसेंटली एम्स वगैरह भी बन रहा है दरभंगा में, तो मतलब उससे पूरे समाज पे अच्छा असर होगा। और सर जो महिलाओं के लिए सर जैसे बालिका साइकिल योजना थी, फिर कन्या उत्थान योजना है सर, ये सब। एम्स जो बन रही है उसको बिहार सरकार बना रही है क्या? सर बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, लेकिन लैंड अलॉट बिहार सरकार ने किया है सर, क्योंकि लैंड स्टेट लिस्ट में, इसलिए। ठीक है, सोशियोलॉजी है आपका। ये मुझे बताइए, ये कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? सर जो कल्चर मतलब जो सोशल नॉर्म्स कल्चर जो पार्ट होता है वो अगर किसी हम लोग लिमिटेड तरह से देखें, रिलेटिवली देखें किसी चीज़ को लेके, तब उसको सर कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोरल एब्सोल्यूटिज्म क्या है? सर मॉरल एब्सोल्यूटिज्म से मेरा जो समझ है वो सर कि जो भी मॉरल चीज़ें हैं मतलब उसको कोई इंसान अगर एब्सोल्यूट माने, मतलब कि ज़्यादा उसमें चेंज करने की क्षमता नहीं है, तो उस चीज़ को सर मॉरल एब्सोल्यूटिज्म कहेंगे। जैसे कि अगर कोई भी अगर सोच है तो उसको लगता है कि वो मॉरल है तो वही मॉरल है सर, मतलब उससे फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं हो। शराबबंदी को बोल सकते हो? सर शराबबंदी ये एक तो मतलब ये पॉलिसी की तरफ से भी देख सकते हैं, मॉरली तो सर हर इंसान पे भी डिपेंड करेगा। अगर वो इंसान अगर मान गवर्नमेंट तय कर ले कि शराब जो है खराब चीज है, जैसा आपने डिफिनेशन दिया, खराब चीज है शराब, गवर्नमेंट को लग गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दी, तो वैसे स्थिति में बोला जा सकता है कि मोरल एब्सोल्यूटिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये। क्योंकि कई जगह तो खाने पीने पहनने रहने इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध मना किया गया है। व्यक्ति का एकदम व्यक्तिगत क्षेत्र है, कोई क्या खाता है क्या पहनता है वो उस पर निर्भर करता है। स्टेट का काम तो ये नहीं है कि उसको रोकना है। हाँ, अगर उसको कोई उसको मोरल बनने में कोई बाधा है तो स्टेट का काम है हेल्प करना। स्टेट का काम ये नहीं है कि स्टेट ये तय करे कि आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे और कैसे बात करेंगे कैसे नहीं, ये स्टेट का काम है। तो शराबबंदी को हम मान सकते हैं कि ये मोरल एब्सोल्यूटिज्म का एग्जाम्पल है। सर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो शराबबंदी लागू क्यों किया गया था उसके कॉजेस को देखना चाहिए सर। तो जैसे महिलाओं पे और बच्चों पे जो अत्याचार होता था, तो सर रिसेंट बिहार गवर्नमेंट का भी सर्वे था तो उसमें बहुत कमी आई है, मतलब कि अराउंड 70% की कमी। मेरा प्रश्न सिंपल अभी तो यही है, हम वहाँ बाद में जाएंगे कि शराबबंदी को क्या हम मोरल एब्सोल्यूटिज्म का जो आपने दिया डिफिनेशन दिया उसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते? सर लीगली तो सही बात है, और मतलब कि मॉरली जितने लेवल मतलब जिस एक्सटेंट तक हो जाए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। ये मोरल एब्सोल्यूटिज्म सीधा प्रश्न है कि मोरल एब्सोल्यूटिज्म का एग्जाम्पल है या नहीं है शराब? सर मेरी समझ से बहुत हद तक है, मतलब कि बहुत हद तक का क्या मतलब होता है? सर मैं इसलिए बहुत हद तक कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मतलब कि एक्सेप्शंस रह जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो जैसे जो जेल भी जा रहे हैं, कुछ लोग पकड़ा रहे हैं,
सर उस सेंस में कह रहा हूँ, ऐसे ओवरऑल सर देखा जाए तो है। अब मुझे ये बताइए कि जो डाइवर्सिटी है, या कभी कभी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी जो हम लोग कल्चरल रिलेटिविज्म की हम बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट मोरल एब्सोल्यूटिज्म पे पड़ता है या नहीं? सर यस सर पड़ता है, कल्चरल मॉरल एब्सोल्यूटिज्म पे पड़ता है सर, कल्चरल रिलेटिविज्म का इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है सर क्योंकि जैसे हमारे ही देश में बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी, बहुत कल्चर है अलग अलग तरह का, हर जगह का पहनावा भी अलग है, रहना सहना भी अलग है, तो सर उससे तो थोड़ा बहुत पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर हमारे देश के को देखा जाए तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं सर। तो डाइवर्सिटी भले ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग को यूनाइटेड में। उसी चीज को अगर हम शराबबंदी में लेकर के अगर हम आए, तो आपको लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उसका रिव्यू किया जाना चाहिए? सर रिव्यू तो मतलब शराबबंदी के कानून को कह रहे हैं या फिर हम पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर रहे हैं। पॉलिसी इसलिए बात कर रहे हैं पॉलिसी की, क्योंकि ये मोरल एब्सोल्यूटिज्म का एक एग्जाम्पल देखने को मिल गया बातचीत के क्रम में। तो अब मेरा कहना यह है कि अगर हम कल्चरल रिलेटिविज्म, डाइवर्सिटी और कंडीशंस, अगर इन सब को अगर हम ध्यान में रखें, तो क्या इसका रिव्यू इस बेसिस पर किया जा सकता है? सर एक रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा था तो उसमें ये कहा गया था कि ये शराबबंदी का जब रिव्यू होगा, मतलब फ्यूचर में जब भी होगा सर, वो तभी होना चाहिए जब सामाजिक तौर पे जो हमारी कुरीतियाँ थी उस समय, उसमें तब बहुत अच्छे तक सुधार हो जाए, तब उसमें होना चाहिए सर रिव्यू। अभी तो जैसे वो चल रहा है, मतलब शराबबंदी कानून है तो वो सर लागू रहना चाहिए कि अभी भी 20-25% जो क्राइम्स थे वो हो ही रहे हैं और 70% डिक्लाइन हुआ है सर, तो इसलिए मतलब उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा सर। टाइम लगेगा। यस सर। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट को लेकर करके आप अधिकारी हैं और आपको तय करना है, उस प्रोजेक्ट को लेकर के स्थिति ऐसी है कि उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि इन्वायरमेंट पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन पब्लिक का बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को बहुत फायदा होगा। और इस कारण, क्योंकि पब्लिक का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इस कारण इस इशू को, इन्वायरमेंट का जो इशू है, उस इशू को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे वैसे? सर इस केस में कोर्स ऑफ एक्शन जो मतलब मेरे अनुसार रहना चाहिए सर, प्रॉपर पहला एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें होना चाहिए। अगर मतलब कि कुछ लेवल तक, मतलब उस लेवल तक डैमेज नहीं है जो पूरे इकोनॉमी और इकोसिस्टम पे ही इम्पैक्ट कर दे, तब हम लोग उसे प्रोसीड कर सकते हैं सर। अगर उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा है और मतलब ये रिपोर्ट के तहत कहा गया है कि नहीं ये ज़्यादा है, तो सर उसमें फिर रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके बाद ही सर उसको फिर लागू करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि नुकसान कम हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो आप पब्लिक बेनिफिट की ओर आप जाना चाहिए, जो पब्लिक बेनिफिट जिससे हो रहा है। यस सर, सर पब्लिक इंटरेस्ट पहला रहेगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट उसमें सर एनवायरमेंटल इंटरेस्ट भी है, इंक्लूडेड है, कुछ हद तक सर कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है उसको आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तुलना? नहीं सर, सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना ज़्यादा सही है। मैं बस कह रहा हूँ कि अगर दोनों का जब सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाएगा तो उसमें अगर ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, तो लॉन्ग टर्म में ही कह रहा हूँ सर, तब हमें बढ़ना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऐसा मेरा। ठीक है, अब बिहार के बजट के बारे में है एक लास्ट क्वेश्चन है। बिहार का जो बजट है वो दिन प्रतिदिन उसका आकार बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास जो रिसोर्स जहाँ से पैसे आते हैं वो कुछ दिख नहीं रहा है, न तो इंडस्ट्री है, न एग्रीकल्चर से, न सर्विस सेक्टर ऐसा कुछ है बिहार में। आखिर ये पैसा सरकार के पास आ कहाँ से रहा है कि उसका आकार दिन प्रतिदिन जो है वो बड़ा होता जा रहा है?
सर जैसे प्रमुख कुछ है कि स्टेट का अपना टैक्स है, फिर सेंट्रल ग्रांट्स भी हैं, तो उसके तहत बजट में टैक्स हमारा मतलब कि बजट बढ़ रहा है हमारा। सेकेंडली सर हमारा जो इकोनॉमी है बिहार का वो भी बहुत डेवलपिंग फेज में है सर। ये मतलब कहना सही होगा कि हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री भी है और इंडस्ट्री भी जो है इंडस्ट्रियल एरियाज है उसमें बहुत बढ़ावा देखा जा रहा है, जैसे बीटा में ही है या फिर और भी जगह है मुजफ्फरपुर वगैरह में। तो वो सब एरिया में सर बहुत ही डेवलपमेंट फेज में है, उस तहत से भी हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रोथ में है सर। और एग्रीकल्चर में भी हम लोग मतलब कि कभी देखा है आप अपने बजट पैसा कहाँ से आ रहा है? सर देखा तो है तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सर। जो रेवेन्यू सीट्स है तो वो टैक्स जनरेशन से आता है सर। यानी जनता से हम पैसा लेते हैं, सब जो भी आ रहा है उसमें मेजर पार्ट पब्लिक है, आम आदमी है, जी सर। या आप किसी भी रूप में आप उससे लीजिए। ये इंडस्ट्री नहीं है? सर इंडस्ट्री भी है सर, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से कितना है? सर एग्जैक्ट फिगर तो सर को ये बताइए, सर ये जानना चाह रहे हैं कि केंद्रीय कर जो भारत सरकार के होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों करों में कुछ हिस्सा राज्य को भारत सरकार देती है क्या? यस सर। उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री में तो आपका परफॉर्मेंस है नहीं, एग्रीकल्चर में आप कर नहीं रहे, सर्विस सेक्टर में आप कर रहे, ये पैसा आ कहाँ से रहा है वो बता दीजिए बस। जैसे अगर पैसा आया ना आपके पास, तो वो पैसा कहाँ से है, कौन सा पैसा है? वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है जो टैक्स वगैरह के रूप में है, या आप अपने लोगों पे जो टैक्स लगा रहे हैं किसी भी रूप में, या इंडस्ट्री से या सर्विस सेक्टर से, एग्रीकल्चर, कहाँ से पैसा है? मैं यही जानना चाहता सर जो पहला है सर वो स्टेट का अपना ओन टैक्स है रेवेन्यू रिसीप्ट में, तो उसकी प्रोपोर्शन। सेकेंडली सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रांट्स है सर, उसके बाद सर मुझे ठीक है, कोई बात ठीक नहीं। है सर। स्टेट का कौन सा टैक्स है जिससे रेवेन्यू आ रहा है? सर जो हम लोग इनकम टैक्स है स्टेट का से करते हैं, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। इनकम टैक्स कौन लगाती है, स्टेट? सर डायरेक्ट टैक्स में ऐसे सेंटर भी लगाती है और स्टेट भी लगाती है सर। कौन सा डायरेक्ट टैक्स है जो टैक्स है जो स्टेट लगाती है? चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को। और ये टैक्स से थोड़ा हम लोग बाहर निकल जाए। हाँ, ये बताइए, बिहार में फ्लड जो आने का मेन फैक्टर्स आपको क्या लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर? सर सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो नेपाल से जो हिमालयन रिवर्स का है डिस्चार्ज होता है ज़्यादा पानी, उससे सेडिमेंट्स ज़्यादा होने के कारण बढ़ जाता है, तो वो सर मेजर रीज़न है। सर सेकंड रीज़न है एम्बैंकमेंट्स जो बने हुए हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और कोर्स जो चेंज होता है जैसे कोसी रिवर का है, से सर बाढ़ की समस्या बढ़ती है। अच्छा, इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा, क्या है नेशनल कैलेंडर? ये सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कितने तरह के कैलेंडर यहाँ यूज होते हैं? सर एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और सर एक इंडिया का अपना भी कैलेंडर, बस नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। साका यस सर, साका सुना है? यस सर, क्या साका है? कैलेंडर। है आइडिया कुछ? यस सर 1957 में ये 1957 19? सर कैलेंडर का जो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अच्छा adoption। छोड़ दीजिए, इसको भी जाने दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस? सर लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन से तो उसमें चुने जाते हैं हमारे एमपी, और सर राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पॉइंट गिनाते जाइए, केवल 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी आपको आइडिया हो गिना दीजिए। सर दूसरा पॉइंट है कि राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं, 245 है टोटल स्ट्रेंथ उसका, और लोकसभा में 543 है। और सर थर्ड है कि लोकसभा जो है मनी बिल पास करती है और उसमें संशोधन कर सकती है, राज्यसभा बस रिकमेंडेशन दे सकती है सर। और
क्या उम्र है आपकी? तो 27 साल 28। 27 साल। आप राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं? नहीं सर। क्यों? सर राज्यसभा के मेंबर होने के लिए 30 ईयर्स है और लोकसभा का 25 ईयर्स। ये भी एक अंतर है। जी सर। और कुछ? ये आपने मनी बिल बताया, जी सर। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस? सर मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के तहत उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं और सर उसके मतलब उसमें हम लोग पास करते हैं। और फाइनेंशियल बिल जो है वो सर में मतलब जो पेक्यूनियरी चीज़ें हैं फाइनेंसेस की वो रहती हैं उसमें सर। एग्जैक्टली सर मुझे नहीं ध्यान में आ रहा कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, फ्लैग, इंडियन फ्लैग देखा है ना आपने? है। उसको डिस्क्राइब कीजिए, पूरा डिटेल्स बताइए उसके बारे में, कैसे वो ओरिजिन हुआ उसका, क्या क्या उसमें है, बताइए। सर इंडियन फ्लैग में मतलब कि 3 कलर्स हैं। ऊपर में ऑरेंज है, बीच में वाइट है और नीचे में ग्रीन है और बीच में सर अशोक चक्र है, उसमें 24 स्पोक्स हैं उसमें। सर उसका जो ओरिजिन है वो ऐसे 1906 के अराउंड मतलब कि भिकाजी कामा की तरफ से भी एक फ्लैग बनाया गया था उस तरह का। उसके बाद सर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम में लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुआ था तो उसमें भी सर एक फ्लैग का ही कलर का फ्लैग था, बस अशोक चक्र नहीं था उसमें, सर चरखा था उसमें। बस इतना ही है। मान लीजिए हम बहुत लंबा सा बना दिए, पतला सा और लंबा सा बना दिए फ्लैग, तो चलेगा वो? नहीं सर, उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि में फ्लैग बनना चाहिए, क्या स्पेसिफिक फ्लैग कोड में सर मेंशन। आइडिया है कुछ? सर एग्जैक्ट तो नहीं आइडिया है लेकिन चलिए। स्पेसिफिकेशंस हैं फ्लैग कोड। तो अच्छा, इसमें ग्रीन, व्हाइट और केसरिया है ना, 3 कलर, यस सर। उसका क्या अर्थ है? सर केसरिया का अर्थ है कि मतलब वो करेज दिखाता है, हमारे देश का जो करेज यूनिटी है वो दिखाता है। वाइट है सर हम लोग पीसफुल नेशन है और मतलब कि लोग इंटरनेशनली भी पीस को करते हैं प्रमोट है सर। ग्रीन का सर यूनिटी के तहत है। अशोक चक्र कितना बड़ा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए उसका? सॉरी सर। थोड़ा नर्वस क्यों है? ज्यादा नर्वस है? थोड़ा थोड़ा नहीं, नर्वस ज्यादा है, नर्वस। रात में सोए नहीं है ठीक से क्या? नहीं सर, वो कुछ क्वेश्चन नहीं समझ पाने पे थोड़ा कोई हो हल जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हो गए हम, तो उससे अगला क्वेश्चन भी प्रभावित होगा ना। ठीक है, सभी लोग सभी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, सब कैंडिडेट से कुछ ना कुछ छूटता है। हाँ, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सभी प्रश्नों का उत्तर दें, सटीक सरल। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, घबराने से बहुत से नुकसान हो जाते हैं ना कैंडिडेट को। और आपके पीछे जो बैकग्राउंड है सफलता का, पीटी है, मेंस है, इसको आपने निकाला है तो बिना ज्ञान के तो निकाला नहीं है, बिना तैयारी के तो निकाली नहीं है आपने। जी सर। तो जब निकाले हैं तो उसको ठीक से प्रेजेंट करने के लिए जितना है, जिसका नहीं आ रहा है तो आपने ईमानदारी से कई जगह कहा कि हाँ सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और रिकॉल नहीं कर रहे हैं तो उस आंसर का जवाब हम नहीं दिए हैं तो उसको फिर हम कैरी नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट होगा। घबराने की बात नहीं है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस को ख़त्म कर देना है। और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जैसे सर ने आपसे जो पूछा डेप्थ में, बहुत से प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है, बहुत ऐसी पृष्ठभूमि में ले जाया जाता है जहाँ कि आप अपने ध्यान, अपने ज्ञान का वो कुछ करिश्मा वहाँ प्रस्तुत करें, लगे कि हाँ क्या पूछा जा रहा है, उस पर फोकस होने की जरूरत है ना। सीधे प्रश्न ही आते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न उलझे हुए इसलिए आते हैं कि आपके व्यक्तित्व की, आपकी मेधा की परीक्षा ली जा सके। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बाकी सब ठीक है, फर्स्ट नॉलेज है, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो ऑब्वियसली सारा सब कुछ आपके पास फीडबैक है, तो घबराना नहीं है, बोल रहना है, और जो प्रश्न छूट गया उसमें कनेक्ट नहीं करना है। कपड़े आपके ड्रेस एकदम ठीक है, इसमें ब्लेजर पहन के जाएंगे आप? यस सर, वो भी परसों ही है तो धोने चाहिए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, तो एकदम रिलैक्स होकर के, है ना, रात में ठीक से नींद लेना है, म्यूजिक सुन करके, और सुबह कुछ खा के जाइएगा। सर एक सवाल। ठीक, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, अच्छा तो जवाब दे रहे थे आप। कल्चरल रिलेटिविज्म आप समझ ही रहे थे, मोरल एब्सोल्यूटिज्म भी आप समझ ही रहे।
आप इन चीज़ों को रिलेट भी कर पा रहे थे, जो आप आंसर दे रहे थे बहुत बैलेंस्ड आंसर आप दे रहे थे, तो घबराने की बात क्या थी? मैं तो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था और आपको दूसरे जगह में ले जाने का प्रयास कर रहा, लेकिन आप बहुत स्मार्टली आप उसी जगह पे खड़े रहे जहां आपको होना चाहिए। तो अच्छा आंसर दे रहे थे, क्रिटिकल थिंकिंग था आपका, एनालिटिकल पावर आपका देखने को मिला। तो ये चीज़ डिसीजन मेकिंग की क्षमता देखने को मिली। जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी हम आपको ट्रैप करने का कोशिश कर रहे थे। ये आसान क्वेश्चन सब नहीं था कुछ भी। वैसे ही बजट वाले में भी, बजट वाले में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है, उसके बाद एग्रीकल्चर से आता है, उसके बाद इंडस्ट्री से आता है। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर भी आप ठीक ही थे, तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। और सर ने जो सजेस्ट किया आपको एटलीस्ट वहाँ ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे नहीं आता है तो उसके साथ जुड़े नहीं रहना, डिटैच हो करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पॉजिटिव अप्रोच रखना है। पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज आपका काफ़ी अच्छा है। अच्छी बात है, सब कुछ आपको बता दिया गया है ना। थोड़ा सा ज्यादा नर्वस हमको लगेगा, नर्वस होइएगा तो वो आप ही को घाटा हो, है ना। इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बी बोल्ड। जितना सही रहिएगा उतना अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन हर आदमी जवाब दे ही दे, है ना। उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं वो मेन चीज है, उसका इफेक्ट कितना आगे जा रहा है वो मेन चीज है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपका एक बीच में आपने आप मेरे को वर्ड यूज किया, तो इस सब से परहेज कीजिए। इस तरह के वर्ड को 12 मिनट वहां जब 15 मिनट आपका समय रहेगा ना, उसमें इस तरह के वर्ड का यूज करने से आपको सही नहीं लगता है वो, है ना। तो इस तरह के वर्ड को यूज करने से प्रॉपर वर्ड यूज कीजिए। बाकी और सब बढ़िया है, आराम से जाइए, परसों ही आपका है, आराम से नींद एक लीजिए, वर्ड का टेंशन- यूज, एक वर्ड का यूज और आपने किया, मतलब की, है ना। तो इस वर्ड को अवॉइड करना चाहिए। ये शब्द जहाँ एप्रोप्रिएट लगे किसी सेंटेंस में वहाँ ही इसका यूज करना चाहिए। तो आपका 2 या 3 बार मैंने सुना मतलब की, मतलब, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो कभी आदत भी हो जाती है ना, मेरे को बोलने की आदत हो जाती है है ना। तो इसलिए मुझे बोल देना। हाँ, हाँ, मुझे बोलना चाहिए। वो मतलब आपका- उस पीरियड में कम से कम अपने को। आपका कोई सवाल, बाकी सॉरी, हाँ, कोई प्रश्न आपका, ये कोई सर, शंका सर, समाधान? ये 25 को इंटरव्यू है, फिर सर हाँ। अगले दिन सीडीपीओ का भी है, तो सर दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? बता पाएं? CDPO का भी उसी दिन है? नहीं, अगले दिन है। अगले दिन है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो CDPO पर जो क्वेश्चन होंगे उसके एक्सपर्ट अलग आ सकते हैं, तो उस पर फोकस ज़्यादा हो सकता है सब्जेक्टिव, उसके वर्किंग पैटर्न पर, क्या काम है, कहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी शिकायतें भी आ रही हैं, जिस उद्देश्य से किया गया था उसमें बहुत सी खामियां नज़र आ रही हैं। उस पर बहुत से अलग से वो रिसर्च चल रहे हैं, सर्वेक्षण चल रहा है कि क्या इसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हाँ, ज़्यादा फोकस करना चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है इनिशियली आया था वहाँ से, यूनिसेफ से आया था। कहाँ से आया था? भारत, वहाँ से, विदेश से आया था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जन्म हुआ था उसका। उसके बाद फिर सभी स्टेट ने उसको लागू किया। मेन था कि भाई बच्चों का जो कुपोषण है वो दूर किया और शैक्षणिक वातावरण से उससे प्रभावित किया। देख लीजिए। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।